हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज 10वीं क्लास का एक मॉडल पेपर साइंस का लेकर आया हूं। और इस वीडियो में इस 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन करते हुए आगे चलेंगे। और इस 80 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन का 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर कुछ मतलब निर्देश दिए गए हैं। इसको निर्देश के पढ़ लीजिए, पढ़कर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरह के निर्देश मतलब परीक्षा में भी मतलब दिए जाते हैं। आगे जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, काची की देख लीजिए, इसको हमें क्या करते हैं काची की, मान लीजिए कि एक दर्पण है जिसका ए वाला भाग पे मतलब कि उठे हुए भाग पर यानी कि कलय किया गया है, इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और अवतल दर्पण का यहाँ पर क्या होता है काची की, बीच में जहाँ पर इसका प्रकाश केंद्र आके मिलता है, यहाँ पर मिल गया, इससे यानी कि यदि इसे यानी कि बाईं तरफ अगर दूरी मापल जाएगा, ठीक है, तो उस ऋणात्मक होता है। और इधर तरफ अगर मापल जाएगा दाहिनी तरफ तो धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी जो होता है यानी बाईं तरफ होता है, जिसके कारण अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होती है, ठीक है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा आपको, ठीक है, सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे का दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो होता है क्या चीज़ कि एफ बराबर r/2 या कहा जा सकता है कि r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो देख लीजिए दोनों में से कौन है। यहाँ पर दिया है कि f बराबर 2r। तो f बराबर देखिए f बराबर r/2 होता है, ना कि f बराबर 2r होता है। तो गलत हो जाएगा सी नंबर। f बराबर r तो कभी संभव ही नहीं है, ठीक। f बराबर r/2 तो देख लीजिए यहाँ पर बी में दिया है ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या चीज़ की आँख जो होती है, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़, ठीक, कि यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस होता है। और मानव नेत्र यानी कि स्वच्छ नेत्र जो होता है अपने निकट बिंदु कम से कम निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर तक यह देख सकता है। अपने सिलियरी पेशिया के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने फोकस दूरी को इस प्रकार चेंज करता है। लेंस मतलब इस प्रकार से लेंस के फोकस दूरी बदलते हैं ताकि हर बार यानी कि हर स्थिति में इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनते रहता है। अतः इसका यानी न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अतः आप लोग बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन का देखता हूँ, ठीक। दिया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम विचलित होते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ठीक, यह मान लीजिए कि प्रिज्म है और प्रिज्म से हम लोग क्या किए का चीज़ कि एक श्वेत प्रकाश को इस तरह से गुजार दिए। और यह प्रकाश जो है सबसे कम विचलन जो होता है श्वेत प्रकाश में, यानी 7 रंगों का मिश्रण होता है। और 7 रंगों के मिश्रण में यह सबसे क्या होता है, क्या चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें रेड कलर जो होता है यानी लाल कलर जो होता है सबसे ऊपर होता है। और ब्लू यानी बैगनी कलर कर सकते हैं, बैगनी कलर जो होता है सबसे नीचे होता है। अतः किसका विचलन सबसे कम हुआ,
तो सबसे कम विचलन हुआ लाल रंग का। यही पूछ रहा है कि किस गुजरने से पश्चात सबसे कम झुकता है, तो कब सबसे कम कौन झुका, तो लाल रंग जो होगा सबसे कम झुकेगा। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो देखिए, मानव नेत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन हमारा तंत्रिका तंत्र जो होते हैं एक विशेष प्रकार का तंत्रिका तंत्र में गुण होती है, यानी मस्तिष्क में गुण होता है जो इस प्रतिबिंब को बड़ा करके और सीधा करके देखता है। अतः इसका सही आंसर जो हो जाएगा वास्तविक और सीधा दिया है, वास्तविक और सीधा दे दिया है, ठीक है। और आभासी और सीधा दिया है, आभासी उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सभी के सभी ऑप्शन जो गलत दिया गया है। अतः एक ऑप्शन को इसमें कर लीजिएगा वास्तविक और सीधा जो दिया है वास्तविक और उल्टा कर लीजिएगा। अतः बी में मान लीजिए कि वास्तविक सीधा लिखा गया है, तो इसको हम उल्टा कर देता हूँ, ठीक, उल्टा कर देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, ठीक, और इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, क्या चीज़ है कि वायुमंडल में जो होते हैं, वायुमंडल में छोटे छोटे बहुत सारे कण पाए जाते हैं, और छोटे कण जो होते हैं सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित करती है। प्रकीर्णित करने का मतलब होता है कि चारों तरफ इसको छितरा देती है, ठीक है। अतः प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है यानी कि दिया गया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? आ जाइए, देखिए क्या होता है, क्या चीज़ कि समतल दर्पण एक होता है, ठीक, समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण में कभी भी वस्तु के कहीं भी अगर रखा जाए, ठीक, तो प्रतिबिंब जो होता है बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर देखिए एक होता है क्या चीज़, अवतल दर्पण होता है, ठीक, और अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ कि इसमें 5 जगह वस्तुओं को रखा जाता है, यानी कि स्थिति होते हैं, ठीक, स्थिति होता है क्या चीज़ कि हम लोग ये मान लीजिए कि इसका यहाँ पर प्रकाश केंद्र है, ठीक, यहाँ पर फोकस है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेंटर है जिसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। यदि क्या करते हैं, क्या चीज़ कि वक्रता केंद्र से यदि हम दूर रखते हैं कोई वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमें क्या होता है, क्या चीज़ कि प्रतिबिंब जो होता है हमको छोटा प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि सी से हम परे रखें, यानी सी से परे का मतलब हुआ कि सी से दूर रखें, ठीक, और सी से दूर रखा जाएगा अगर वस्तु को, तब प्रतिबिंब जो होगा छोटा प्राप्त होता है। यहाँ से देख लीजिए, फिर जब सी से अंदर जब आएंगे, ठीक, यानी सी से इधर आएंगे, ठीक, तो सी से जैसे ही इंटर करेंगे अंदर की ओर, तब वस्तु को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिए हम, ठीक, एफ और सी के बीच में रख दिए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा सी और अनंत के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब काफ़ी बड़े बनते हैं, ठीक। यानी ये कह रहा है क्या चीज़ है कि किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होगा, यानी समतल दर्पण तो हो न सकता है, क्योंकि यह समतल दर्पण जो है अपने सामने रखी वस्तुओं का बराबर आकार का प्रतिबिंब देता है। अतः ए नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। उत्तल जो होता है हमेशा उत्तल क्या करता है, क्या चीज़ कि उत्तल हमेशा अपने सामने रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है छोटा देता है, छोटा बनाता है हर स्थिति में, वस्तु कहीं भी हो उत्तल दर्पण के सामने। अतः इसका आंसर जो है नहीं तो समतल होगा नहीं तो उत्तल होगा, अतः इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष आखिर नेत्र में क्यों हो सकता है, क्या कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है क्या चीज़ कि जब नेत्र जो होता है, ठीक,
वास्तविक आकार में मान लीजिए कि इतना बड़ा है, ठीक, इतना बड़ा है। क्या होता क्या चीज़ है कि यहाँ से क्या होता है कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। एक स्थिति तो एक पहला कारण क्या हो सकता है, क्या चीज़ है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसके कारण मान लीजिए कि अभी जो है मतलब मान लीजिए कि यह स्वच्छ नेत्र है, और स्वच्छ नेत्र जो है आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करती है कि अभिसरित करती है, अभिसरित करके अपना रेटिना पर फोकसित कर देती है, ठीक है। लेकिन जब नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा, ठीक, अपने वास्तविक आकार से लंबा हो जाएंगे, तब क्या हो गया, क्या चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लेंस क्या करेगी, लेंस अभी भी अभिसरित करेगी, लेकिन यह अपने रेटिना से पहले ही अभिसरित मतलब कर देती है, अभिसरित कर देती है। अतः इसको हमको देखिए क्या चीज़ है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया है, इसको हमको यानी कि किरण को हमको फैलाना है, इसको किरण को फैलाना है, ठीक। और फैलाने का काम कौन करता है, कोई लेंस जो है फैलाने का काम कौन लेंस करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि फैलाने का काम जो होता है, किरणों को अपसरित करने का काम जो होता है, कौन लेंस करती है, तो अवतल लेंस करती है, अवतल लेंस करती है, ठीक। अतः इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवतल लेंस से हो जाएगा। यदि आप लोगों को अगर इतना अगर याद नहीं रहता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ कि हम लोग इधर से लेंस का नाम लिख देते हैं। लेंस के मान लीजिए कि निकट यहाँ पर मान लीजिए कि दोष का नाम लिख देते हैं निकट दृष्टि दोष, और एक लिख देते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं क्या चीज़, इधर में लेंस का नाम लिखते हैं उत्तल, लिख देते हैं उत्तल, और एक लिख देते हैं अवतल, एक लिख देते हैं अवतल, ठीक है, अवतल लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ है कि मान लीजिए कि इसमें तीन मतलब तीन जो है, तीन अक्षर मिलके बने हैं, ठीक, निकट, और इसमें जो है आपको ये 2 अक्षर मिलकर बना है, उत्तल जो है आपको 3 अक्षर मिलकर बना है, ठीक, और अवतल जो है 4 अक्षर मिलकर बना है। हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ कि निकट ज़्यादा वाला ज़्यादा से मिला देंगे और कम वाला कम से मिला देंगे, ठीक, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक। ऐसे आप लोग कीजिएगा, ठीक, तो कभी भूल नहीं पाइएगा। परीक्षा के समय अधिकतर मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। अतः इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए वास्तव में एमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मान के धारा अगर हो, ठीक, तो एमीटर उसको माप नहीं पाती है। उसको मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर, यानी धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम मान के धारा को मापने के लिए किया जाता है। अतः इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो हम लोग पढ़े, ठीक, कि मैक्सवेल का नियम, कि दाएं हाथ धारावाही चालक तार को यदि दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगी। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि मैक्सवेल ने यह नियम दिए थे, यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल दिए थे। अतः इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अतः अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 जो है दिया गया है कि विभवांतर कैसे मात्रक होता है। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए विभव और विभवांतर दोनों का ही ऐसे मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, और वोल्ट जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, क्या चीज़ कि मान लीजिए कि 2 तरह से संयोजन किए जाते हैं समान तौर से, यानी कहने का मतलब है कि कोई प्रतिरोध जो है इस तरह से हम अगर जोड़ें, इस तरह से जोड़ें, अगर इस तरह से अगर जोड़ा जाए, अगर इस तरह से अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, क्या चीज़ कि मान लीजिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक, और एक तरह से इस तरह से जोड़े जाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी जोड़े जाते हैं, इस तरह से भी जोड़े जाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी जोड़े जाते हैं, ठीक। इसको हम लोग समांतर क्रम संवहन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्या चीज़ है कि धारा का
धारा का कुल मान जो होता है हर प्रतिरोध से यानी कि बराबर मान का धारा प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें जो होता है बराबर मान का धारा प्रवाहित नहीं होता। इसमें क्या होता है क्या जी कि हर बिंदु पर यानी कि अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है इसमें विभवांतर यानी दोनों प्रतिरोध के लिए सेम होते हैं। होता क्या जी है कि इसमें जो होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और इसमें जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। अतः इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समूहन में मतलब ठीक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यानी कि श्रेणीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि कोई अगर चुंबक है ठीक, तो कोई चुंबक में क्या होता है क्या चीज़ कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्या होती है क्या चीज़ कि नॉर्थ पोल से कुछ यानी कि मतलब चुंबकीय बल रेखा निकलती है और निकलने के बाद में क्या होती है क्या चीज़ कि यह दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करके और अपने एक्सिस के बिलोंग मतलब कि आते हुए ठीक और उत्तरी ध्रुव पर पुनः मिल जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या चीज़ कि यह मतलब कि काल्पनिक तरह से भी हो सकता है ठीक, और वास्तविक तौर से यह होता है मतलब, और इसको हम लोग कल्पना करके मतलब दिखाते हैं। अतः दिया है काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक दोनों, तो अतः इसका आंसर जो हो जाएगा काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए एक यूनिट पूछा जाए, एक अगर यूनिट पूछा जाए ठीक है, एक यूनिट पूछा जाए अगर एक BOT पूछा जाए ठीक, 1 किलोवाट पूछा जाए ठीक है, सबका आंसर जो होता है क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा सबसे पहले क्या होता है ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ऐसी कोई ऊर्जा जिसको हम उपयोग करें और पुनः उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं ठीक, उसको नवीकरणीय बोला जाता है। तो बताइए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन हो सकता है, कह रहा कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, एक बार कोई मान लीजिए कि कोई अणु को हम लोग मिला दिए, कोई अणु को मान लो कि मान लीजिए कि 2 अणु जो छोटे छोटे जो है नाभिक जो है मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण किए ठीक, नाभिकीय संलयन हुआ ठीक, या नाभिकीय विखंडन हुआ ठीक है। उसमें जो होता है क्या चीज़ कि उसमें एक बार करने के बाद में दोबारा नहीं हो पाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा, बताइए कोयले को अगर जला देंगे ठीक, तो पुनः फिर से पुनः एक बार अगर ऊर्जा मिल गया तो पुनः दोबारा फिर ऊर्जा नहीं मिलता उससे, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा का भी हम लोग एक बार प्रयोग कर लें तो दूसरा बार प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर बोला है कि सौर ऊर्जा जो है यानी कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों ठीक, अभी हम थोड़ा देर पहले इसका मतलब बता चुके हैं। लेंस देखिए क्या चीज़ होता है कि 2 प्रकार के होते हैं ठीक, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। होता क्या चीज़ है ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है ठीक, क्या होता है क्या चीज़ कि जब हम मतलब कोई किरण को इससे यानी हम ले जाते हैं ठीक, किरण को हम ले जाते हैं, किरण को ले गए, ये क्या करता है क्या चीज़ कि अपने से जाने वाली किरण को अभिसारित करती है। अभिसारित करने का मतलब कि एक बिंदु पर अभिसारित करेगी, मिला देगी ठीक, मिलाना जिसको हम कहते हैं ठीक। तो क्या करेगी क्या चीज़ कि यह एक बिंदु पर आके क्या करती है कि यह एक बिंदु पर मिला देती है, अभिसारित कर देती है, इसका काम है, यानी मिला देती है। इसको हम अभिसारी बोलते हैं ठीक, अभिसारित करना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। लेकिन अवतल लेंस इससे जस्ट विपरीत करती है। यदि मान लीजिए कि यह किरण गई ठीक, इस तरह से गई किरण, इस तरह से गई किरण ठीक, तो यह क्या करती है क्या चीज़ कि यह दूसरे एक दूरी को बढ़ा देती है ठीक, यानी अपसारित कर देती है, फैला देती है ठीक है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। अतः
आप लोग इसका आंसर जो है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, ठीक, प्राथमिक वर्ण जो होता है, प्राथमिक वर्ण जो होता है, ठीक, लाल रेड कलर, ठीक है, हरा ग्रीन कलर और नीला ब्लू कलर, तीनों जो होता है ये प्राथमिक कलर होता है। ठीक, इन्हीं प्राथमिक कलरों से मिला के ठीक अलग अलग कलर बनाए जाते हैं। अतः उपरोक्त दिया है कि सभी जो है मतलब प्राथमिक कलर है, अतः लाल नीला हरा सभी प्राथमिक कलर हैं। अतः इसका आंसर नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए रंगीन भाग जो होता है आपका दिया है कार्निया, कार्निया दिया है, पुलिल लिखा है, ठीक, रेटिना लिखा है, आइरिस लिखा है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका आइरिस जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग आँख के बारे में पढ़िएगा। ठीक, तो आँख के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर ये होता है आपका लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़ कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में क्या होते हैं, क्या चीज़ कि कुछ द्रव होते हैं जिसको हम कच्छाप द्रव कहते हैं। ठीक है, कच्छाप द्रव बोला जाता है। ठीक है, और रेटिना यहाँ पर कार्निया और यहाँ पर भी द्रव होते हैं। ठीक, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में भी द्रव होते हैं जिसको हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। क्या होता है काजी कि कोई प्रकाश यहाँ से गया, ठीक, यहाँ से कोई प्रकाश गया तो पहले यहाँ से ये जो नेत्रोद जो होते हैं इससे अभिसरित होगा, इससे मतलब विचलन होगा इसका। ठीक, फिर लेंस से अभिसरित होगा, फिर इससे विचलित होगा। ठीक है, तब अंततः क्या होता है काची कि रेटिना पत्ती बनते हैं। अतः इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको आइरिस हो जाएगा। आइरिस के कलर पर ही मतलब नेत्र का कलर होता है। ठीक, एक कलर की हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो देख लीजिए दोस्तों, एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, अतः इसका सही आंसर 746 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। कह कि विशाला के शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है, यानी कौन सा लेंस से मतलब कि मैग्नीफाइड ग्लास से मतलब बनाए जाते हैं। ठीक, विशालक शीशा से मतलब बनाए जाते हैं। ठीक, तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, और उत्तल लेंस जो है इसका मतलब सही आंसर, यानी उत्तल लेंस जो है विशालक के शीशा से मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं। कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों? ठीक, यह मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य होता है। ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य के चक्कर काटता है मतलब पृथ्वी ग्रह है एक तरह से। ठीक है कि नहीं? क्या होता है क्या चीज़ कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है कि लॉन्ग तरंगदैर्ध्य वाली होती है। ठीक, इससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जब होते हैं तो ये क्या करती है क्या चीज़ कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को आने देती है, लेकिन जब वापस जब यहाँ से जब जाती है, ठीक, यहाँ से जब जाएगी वापस तो यह लघु तरंगदैर्ध्य का बन जाती है, इसका तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाता है। ठीक, अतः यह लघु तरंगदैर्ध्य वाले को क्या करती है कि किरणों को रोक देती है, और किरणें के रोकने के कारण क्या होते हैं कि उसके साथ ऊष्मा भी रहते हैं। अतः यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह किरणों को रोकने का काम कर रहा है, इसको मतलब कि कंबल की तरह यानी गर्मी प्रदान करने के लिए कर रहा है। ठीक, इसलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि ग्लूकोज जो है हम लोग जैसे भोजन किए, ठीक, तो भोजन किए तो प्रोटीन भोजन के रूप में चाहे तो प्रोटीन होगा, आपको प्रोटीन होगा। ठीक है, मान लीजिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, चाहे तो प्रोटीन होगा, ठीक, चाहे तो ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा, ठीक है, यानी फैट होगा। होता क्या चीज़ है कि जब मान लीजिए कि प्रोटीन अगर छोटी आंत के द्वारा यानी कि पाचन तंत्रों के द्वारा जब इसका पूर्णतः जब पाचन हो जाता है तो यह एमिनो अम्ल में बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का जब यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब ग्लूकोज का पाचन जब होगा, ठीक, ग्लूकोज के जब इत पाचित है ये है, ठीक है, ग्लूकोज के जब यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर ग्लूकोज ना
यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और फैट का पाचन जब होता है, ठीक, तो आवासीय अम्ल मिलते हैं। होता क्या चीज़ है कि जब ग्लूकोज हम लोग का जब पाचन होके जब मिल गया, ग्लूकोज जब मिल गया, ठीक, तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6 होता है, H12O6 होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें इसके पास एनर्जी है, लेकिन जब तक इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, जब तक ऑक्सीजन से संयोग नहीं होगा, जब तक इसे एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी नहीं निकल पाता है। अतः यह एक प्रकार का, देखिए ये ऑक्सीजन इससे मिल रहा है, इस ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक। अतः एक तरह से उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोला जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। कली चूना पर जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर जब जल डालिएगा तो उसमें क्या होता है, क्या चीज़ कि उस पर में से उष्मा निकलते हैं, ठीक। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर उष्मा क्षेपी हो जाएगा। देखिए आगे अगले नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या चीज़, ठीक, कि जब हम लोग आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं, आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो क्या होता है, क्या चीज़ कि आवर्त सारणी में जब जितने ही धातु हैं, ठीक, बाईं तरफ है और अधातु किधर है, दाईं तरफ है। अतः जो धातुएं यानी कि एकदम बाईं तरफ है, जो धातुएं जो एकदम बाईं तरफ है, ठीक, वो अधिक अभिक्रियाशील होगी। अब इसमें से हमको देखना है, ठीक, कि अधिक बाईं ओर कौन पाया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कॉपर दिया है, पारा दिया है, सोना दिया है और चांदी दिया है, ठीक है। आपको इसमें से चुनना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो क्रियाशीलता श्रेणी में देखिए हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी आप लोग देखिएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन जस्ट कॉपर से हाइड्रोजन से नीचे कॉपर होता है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। लिखा गया है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र जो है, ठीक, चूना जल बोल रहा है। अगर कली चूना बोला जाता है तो CaO हो जाता है, CaO हो जाता है, ठीक। लेकिन इसे कह रहा है कि चूना जल, तो चूना जल जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, यानी कि CaOH के होल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देती है। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देती है, नीला कर देती है। देखिए कोई विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर रही है, लाल लिटमस को नीला कर रही है, ठीक, नीला कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, नीला कर रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर लाल से अगर नीला करेगी, ठीक, कोई विलयन जो है अगर लिटमस पर डाले, ठीक, लाल रंग का लिटमस पर डाले और वह नीला अगर हो जाए तो वह विलयन जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, यदि कोई लिटमस पत्र अगर नीला है, ठीक, और वह यदि लाल हो जाए, वह यदि क्या हो जाए, वह यदि लाल हो जाए, ठीक है, वह यदि लाल हो जाता है तब क्या होता है, क्या चीज़ कि वह अम्ल होता है। तो देखिए यहाँ पर लाल से नीला हो रहा है, अतः यह क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का pH मान जो होता है 7 से अधिक होते हैं, 7 से अधिक होते हैं, ठीक है, 7 से अधिक होते हैं। तो 7 से अधिक में 11 दिया है, 10 दिया है, तो 10 और 11 दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही इसका आंसर है। अतः डी नंबर ऑप्शन जो होगा सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन लिखा हुआ है, ठीक। एल्काइन में कह रहा है कि कार्बन के बीच में कितने बंधन होते हैं। तो देखिए एल्काइन सबसे पहले होता है एल्केन होता है, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड वाला होता है, ठीक है। इसमें कि जिसको हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्केन हो गया। इसके बाद होता है क्या चीज़, एल्कील होता है, ठीक है। इसके बाद होता है एल्कीन होता है, ठीक है।
इसके बाद एल्काइन होता है। तो एल्काइन में क्या होता है दोस्तों, एल्काइन का सूत्र जो होता है CN, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर, CnH2n माइनस के 2 होता है। ठीक है, जब कोई हम एल्कीन के जब मतलब एल्काइन को जब लिखते हैं, ठीक, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 कार्बन वाला के लेते हैं, ठीक, 2 कार्बन वाला को, तो 2 4 4 में से मतलब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक, यानी कि यहाँ पर C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ, ठीक, कि एक कार्बन का मतलब नाम हो जाएगा क्या चीज़, एथाइन, एथाइन हो जाएगा। ठीक है, एथाइन का मतलब कि अब देखिए, मान लीजिए कि अब कार्बन और कार्बन को हम इस तरह से रखते हैं, एक कार्बन यहाँ पर रखेंगे, आधा आधा कार्बन को हम लोग बांट देते हैं, ठीक, एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे इस कार्बन के साथ में, तो कार्बन कार्बन के बीच में देखिए इस कार्बन ई हाइड्रोजन, एक बॉन्ड कार्बन का होता है 4 बॉन्ड, कार्बन के होता है 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड में क्या करेगा काची कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड को पूरा कर देगा, बाकी इसका 3 बॉन्ड बच गया। इस ए वाला कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन एक पूरा कर देगा, ठीक, एक हाइड्रोजन मतलब ई कार्बन के बॉन्ड को पूरा कर देगा, बाकी 3 बॉन्ड बचा, तो 3 बॉन्ड जो होता है सहसंयोजक के द्वारा एक कार्बन जुड़े रहते हैं। ठीक है, अतः एल्काइन में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का भी बताए हैं C6H12H12O6 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण जो होता है साबुन कहलाते हैं। ठीक, साबुन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है लिखा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी कि CHO जो है अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, CHO इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मान लीजिए कि आपसे यह पूछ देवे, ठीक, OH सिंगल बॉन्ड OH, इसको हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। ठीक, यदि आपसे अगर ई पूछ देवे, ठीक, O, तो इसको ईथर बोला जाता है। यदि आपसे बोल दिया, ठीक, CO, ठीक है, डबल बॉन्ड CO, तो इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या कीजिएगा कि आपको जितना भी क्रियाशील मूलक दिया है इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अतः आप लोग क्रियाशील मूलक जो है अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो देख लीजिए बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक, बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक, आवर्त सारणी जो है बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, क्या चीज़ कि परमाणु त्रिज्या जो होते हैं घटते हैं, परमाणु त्रिज्या घटते हैं। ठीक, इसका कारण क्या है, मान लीजिए कि सोडियम हो गया, ठीक, सोडियम हो गया, आवर्त 3 का हम लिए, आवर्त 3 का हम तत्व लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, इस तरह से ले लिए, मान लीजिए कि 3 तत्व ले लिए, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक, होगा क्या चीज़ कि सोडियम के पास में 3 सेल है, सोडियम के पास में कितना सेल है, 3 सेल है, एक केंद्रक हो जाएगा, इसका 1 सेल, इसका 2 सेल, इसका 3 सेल। ठीक है, आगे भी इसी तरह से, यानी कि मैग्नीशियम का भी, ठीक, 2 सेल, एक 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, इसका भी एल्युमिनियम का भी 3 सेल, इस तरह से होते हैं। अतिरिक्त आने वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक, मान लीजिए कि सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो होते हैं मतलब कि एल्युमिनियम जो होते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अतः क्या होता है क्या चीज़ कि अधिक धनायन यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि एल्युमिनियम होते हैं, एल्युमिनियम के पास में 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अधिक के प्रोटॉन अधिक इलेक्ट्रॉन के बीच में अधिक आकर्षण लगते हैं, अतः यह सेल जो होता है केंद्र की ओर खींच जाते हैं। अतः इधर से इधर आने की तरफ में क्या होता है क्या चीज़ कि यह
सेल का आकार जो होता है यानी कि इसका आकार जो होता है घटते जाता है। अतः इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधात्विक गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो देख लीजिए दिया है इसमें लिथियम, लिथियम के बाद ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन दिया है, बेरिलियम दिया है, ठीक, इसके बाद फ्लोरीन दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे जो होता है सबसे बाईं ओर जो होते हैं यानी बाईं ओर जो होगा धात्विक गुण होगा, और जैसे जैसे हम लोग दाहिनी ओर तरफ बढ़ेंगे, ठीक, वैसे वैसे क्या होता है, क्या चीज़ है कि अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है, ठीक, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम अधात्विक गुण होगा, यानी कि लिथियम मान लीजिए कि हो गया यहाँ पर, ठीक, लिथियम के बाद यहाँ पर बेरिलियम हो गया, ठीक, बेरिलियम के बाद में देख लीजिए यहाँ पर फिर हो जाएगा क्या चीज़, कार्बन हो जाएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ है कि सबसे पहले कौन है, लिथियम है। तो लिथियम एकदम बाईं तरफ है, आवर्त सारणी के एकदम बाईं तरफ है, ठीक। तो बाईं तरफ जो है इसलिए इसमें अधात्विक गुण सबसे कम होगा। तो इस तरह से चिन्ह लगेंगे, इस तरह से, ठीक। तो सबसे अधात्विक गुण जो होगा किसमें सबसे यानी कि अधिक होगा, तो यानी कि फ्लोरीन में। सबसे कम के इसमें दिया है जो में कौन हो जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा। तो अतः सही आंसर जो हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन कह रहा है दोस्तों कि क्या है। तो आप लोग क्या होगा कि आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन देखे होंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचा है, और टेढ़ा मेढ़ा लाइन के पास में जो भी तत्व हैं, ठीक, वो उपधातु बोलते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक। अतः यह सिलिकॉन जो है उसी में से है, यानी कि उपधातु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक तत्व के मतलब किसको बोला जाता है, विद्युत धनात्मक तत्व उसी को बोलते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन को मतलब कि किसी को दे, ठीक है, देने का मतलब क्षमता हो। यानी कि सोडियम जो है, सोडियम इसमें धातु है, धातु ऐसा कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसका आंसर सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मैग्नीशियम दिया है, सोडियम दिया है, पारा दिया है, टंगस्टन दिया है। तो सोडियम का क्या होता है, क्या चीज़ है, सोडियम का ज्वलन ताप जो होता है बहुत कम होता है, और यह जो है अपने रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, क्या चीज़ कि वायु से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेती है। अतः इसको अपने टेम्परेचर से यानी कि ज्वलन ताप से नीचे रखने के लिए इसको हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अतः इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पर कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से दिया है कि सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ठीक। तो प्रयुक्त मतलब सभी हो जाएगा, सर्फ अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल जो होता है उसमें जो होता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है। कहा कि खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, ठीक। तो देखिए एलपीजी हम लोग करते हैं घर में, ठीक। बायोगैस होता है, ठीक। कोयला होता है, सीएनजी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। सीएनजी जो हो जाए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44। करा कि Cu+O2 2Cu+O2 से अभिक्रिया करके बना रहा है कि CO। करा कि इसमें जो है कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, क्या चीज़ है कि यहाँ पर कॉपर था और कॉपर और किप्रिक ऑक्साइड में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड अपना कॉपर के ऑक्साइड में बदल गया, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यहाँ पर। कोई तत्व से अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वहाँ पर
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर अभिक्रिया यानी कि अभिकारक। अब प्रतिफल देखते हैं कि दोनों तरफ मतलब सेम है कि नहीं है अणुओं की संख्या। तो हाइड्रोजन इधर में 2 है, इधर में भी 2 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, इधर में क्लोरीन 2 है, पहला संतुलित है। यानी हमको पूछ रहा है कि संतुलित नहीं उसको चुनना है। देखिए पीबी ठीक, एगो N2 2 गो है मतलब इधर, ठीक। N कितना है? N2 मतलब है, ठीक। N यानी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के तत्व जो है 2 हैं और इधर में 1 है, ठीक। ऑक्सीजन 6 है, ठीक। ऑक्सीजन जो है इधर में 5 है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है संतुलित नहीं है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। कहा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है, सही आंसर ये हो जाएगा। और पूछेगा कि उदासीन विलयन तो 7 होगा। अगर पूछेगा कि अम्लीय विलयन तो अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। अगर पूछेगा कि क्षारीय विलयन तो क्षारीय विलयन में 7 से ज़्यादा होता है। कुछ खास भी पूछ देते हैं इसमें, ठीक। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछ दिया, चाहे या मूत्र का पीएच मान पूछ दिया, ब्लड का पूछ दिया, ठीक है। तो ये सब भी याद होना चाहिए। ब्लड के जिससे होता है 7.2 होता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 होता है, ठीक है। इस तरह से मतलब कि जो भी हो अपना ये वाला क्वेश्चन मतलब कंप्लीट रखिएगा। एक रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन, जिस तरह से भी पूछे। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं जो यानी कि अगर जल में अगर उसको जल में यदि डाला जाए और हाइड्रोजन की कम मात्रा उसको कम मात्रा मतलब देता है, हाइड्रोजन यानी कि कम मात्रा देता है, ठीक। वह होता है दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल इसमें से नंबर सी है, एसिटिक अम्ल। देखिए ये तीनों जो दिया गया है ये प्रबल अम्ल में आते हैं, ठीक। और बाकी जो सी जो है एसिटिक अम्ल जो है, ठीक, ये मतलब कि दुर्बल अम्ल में आते हैं। क्रायोलाइट यस्क है, तो क्रायोलाइट जो है तांबा का दिया है, लोहा का दिया है, मैग्नीशियम का दिया है कि एल्युमिनियम का दिया है, ठीक। तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। पूछा है आगे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि आगे पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? मतलब पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K19, ठीक। अगर कैल्शियम का अगर पूछा जाए तो 20 हो जाएगा, ठीक। और मान लीजिए कि मैग्नीज का अगर पूछा जाए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का अगर पूछा जाए, ठीक, Cu का तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कम से कम 50 तक याद रखिएगा, ठीक। पूछ लिया जाता है एक इसमें से भी। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो हो जाएगा, ठीक, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। एथाइल की मेथ के बाद क्या होता है? मेथ के बाद एथ होता है, मेथ के बाद एथ होता है, ठीक। तो एथ के मतलब 2 गो कार्बन, तो 2 गो कार्बन ला को चुन लीजिए इसमें से। तो 2 गो कार्बन सी में दिया है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एल्काइन है, तो एल्काइन में कार्बन CnH2n -2 जिसको में मतलब जिसको अब मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 2 यहाँ पर रखें तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि C2H2, ठीक है। ये सही आंसर ये हो जाएगा एल्काइन का। चीनी का रासायनिक सूत्र है, ठीक, तो C12H22 O11 होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर 54 पर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। तो एसिटिलीन में जो होता है 2 होता है, ठीक। एसिटिलीन में कितना होता है? एसिटिलीन में 2 होता है, ठीक। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसा रहेंगे? सूखा बीज से नहीं होगा, ठीक है। कुचले हुए बीज, तो कुचले हुए बीज को करेंगे हम, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक। उबला हुआ बीज, तो उबला हुआ बीज में तो सब हो जाएगा क्या चीज़? पौष्टिक आहार नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अतः इसमें अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है।
मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क क्या करता है? मनुष्य में मानव वृक्क क्या करता है? मानव वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, किडनी जो होता है, ठीक, किडनी क्या करता है? किडनी क्या करता है काची कि अगर यहाँ से ब्लड में मिलके ठीक है, इसमें यूरिया के साथ में, रक्त के साथ में यूरिया जो आता है, यूरिया को फिल्टर करने का काम करता है ब्लड से। और क्या करता है, क्या चीज़ कि यहाँ से फिर ब्लड को सप्लाई करता है अच्छे ब्लड को, जिसमें यूरिया की मात्रा कम, मतलब कि न के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, क्या चीज़ कि जो मूत्रवाहिनी जो होता है, मूत्रवाहिनी से मतलब कि गॉल ब्लैडर में आके क्या होता है, क्या चीज़, मूत्राशय में मतलब आकर और मूत्र जमा हो जाते हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि मतलब कि यह क्या कर रहा है, यह जो है एक तरह का मतलब कि मतलब खराब पदार्थों को निकालने का काम करे, इसको हम उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन। तो यह जो हो जाएगा उत्सर्जन का भाग है, हो जाएगा नंबर सी। आगे देखते हैं, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? देखिए जाइलम, ठीक, जाइलम आज जय से कोई चीज़ है, जल, कोई चीज़ है, जल है। तो याद रखिएगा लोग, ठीक, कि क्या होता है, जाइलम उत्तक जो होता है जल संवहन उत्तक होता है, ठीक। पूछा जाता है कि जाइलम उत्तक किसके लिए प्रयोग होते हैं, ठीक, तो जल संवहन उत्तक है। इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़, तो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जाइलम में चालनी नलिका पाया जाता है, ठीक, कि वाहिका वाहिनिका पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन के दौरान कौन सी, हाँ, श्वसन के दौरान कौन सी निकलती है, ठीक, कौन सी मतलब गैस निकलती है, यहाँ पर गैस छूटल है, ठीक। तो कौन सी गैस निकलती है श्वसन के दौरान? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सबको जानते होंगे, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग निकालते हैं। आगे देखिए, कह रहा का चीज़ कि फलों के पकाने को निम्न से किसके नियंत्रित किया जाता है? तो हार्मोन जो होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे में जो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन में देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, तो यह कोशिका दीर्घन और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जिबरेलिन्स उसी तरह के कार्य करते हैं, ठीक। साइटोकिनिन क्या करता है, तब पर्णहरिता को मतलब कि क्या करेगा, पर्णहरिता को काफ़ी समय तक बनाए रहेगा और पत्ती को यानी कि ताज़ा रखेगा, ठीक है, और जीर्णता को रोकता है। और इसका काम जो है एथिलीन जो है, ठीक, एथिलीन क्या करता है, फल पकाने में काम आता है, फल के पका देता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। कह कि न्यूरॉन मतलब तंत्रिका, आप लोग इस तरह से जानते होंगे, ठीक, तंत्रिका का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से नहीं, देखिए सॉरी गलत पढ़ा रहा है, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो न्यूरॉन का कह रहा है क्या चीज़ कि न्यूरॉन का मतलब जानकारी हासिल करने, न्यूरॉन का हिस्सा कहाँ पर मतलब जानकारी हासिल होता है, तो तंत्रिका कक्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है? देखिए जो हम लोग का ब्रिक जो होता है, किडनी जो होता है, किडनी के ऊपर में क्या होते हैं कि यहाँ पर ग्रंथि होती है, दोनों किडनी के ऊपर में क्या होता है, क्या चीज़ कि ग्रंथि होता है, ठीक। और यह ग्रंथि जो होता है अधिब्रिक ग्रंथि कहलाता है या एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है, ठीक, इंग्लिश में इसको एड्रिनल बोलते हैं। तो यह क्या करेगा कि इमरजेंसी में अपने में से क्या करता है, क्या चीज़ है कि हार्मोन का इंसुलिन का स्राव करता है, ठीक। अतः इसको इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। क्या चीज़ है, तो एड्रेनालिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा के विपरीत, मान लीजिए कि उल्टी करना अपने इच्छा के विपरीत है, ठीक। अत्यधिक लार निकालना, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, मान लीजिए कि किसी का लार अगर निकल रहा है तो आपको नहीं रोक सकते हैं। दिल का धड़कना, ठीक, आपकी इच्छा के अनुसार न है। चबाना,
ये चबाना जो है ना ठीक आपको कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक। आपको मन है कि कम चबाएं, ठीक, तो कम चबा के भी आप भोजन को निगल सकते हैं। अगर ज़्यादा चबाना है तो ज़्यादा चबा के निगल सकते हैं, ठीक। अतः आंसर इसका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया चबाना जो हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो देखिए मानव में गर्भ का अवधि जो होता है 270 दिन होता है, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, ठीक। तो गंगा एक्शन प्लान जो है, गंगा एक्शन प्लान, इसका सही आंसर जो है, ठीक, गंगा एक्शन प्लान का जी के तरह का हो गया, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का सही आंसर जो है, ठीक, गंगा एक्शन प्लान का सही आंसर इसमें छोड़िए दोस्तों, इसको जो है, ठीक, इसमें हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। और इसका आंसर जो हम, ठीक, हम लोग कन्फर्म हमको नहीं है। अगले पर चलते हैं, अगले मतलब कि अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हम इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? देखिए मुकुलन द्वारा, कहा कि मुकुलन द्वारा मतलब कि जनन किस में इसमें होता है। देख लिए एक मतलब कि हाइड्रा होता है, एथी हाइड्रा नहीं, ठीक है, हाइड्रा नहीं, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में जो होता है इस तरह से मुकुलन मतलब पाया जाता है। मुकुलन जैसे मुकुलन द्वारा इसमें जनन होता है, ठीक, जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देख लीजिए, श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित है डायरिया। डायरिया जो है यानी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं। निमोनिया जानते हैं कि आप लोग, मतलब बच्चे में होता है, और यह फेफड़े की बीमारी है। टीबी जो है, ठीक, टीबी भी लंग्स की बीमारी है, ठीक, यानी कि ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो प्रोटीन के पाचन करते हैं, प्रोटीन के, वसा के। तो वसा का भी पाचन मतलब कर पाते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? वासीय अम्ल मिलता है, ठीक। प्रोटीन का पाचन होगा तो एमिनो अम्ल मिलता है। सेलुलोज, तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, ठीक, जो कि हम लोग में अभाव होता है। सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अतः इसमें आंसर, सही आंसर बी हो जाएगा। अगर हम लोग सेलुलोज का अगर पाचन अगर कर लेते, ठीक, तो उसमें भी ग्लूकोज होता है, उसमें भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक। तो हम लोग घास खा के भी जी सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य के आहार नाल ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, उससे ग्लूकोज को निकालने में असमर्थ होता है, ठीक। आगे, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन से हो सकता है इसका, ठीक, ब्रेन हैमरेज। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप क्या होता है? यानी कि दूसरे पर जो आश्रित होता है। बैक्टीरिया हो गया, कसकुट्टा हो गया, विषाणु, कवक, यानी कि कसकुट्टा जो दिया है, ठीक, यहाँ पर वही जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या चीज़ कि मान लीजिए कि मानव का हृदय है, ठीक, और इसमें जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। 4 यानी कि इसका चैम्बर होता है, और 4 चैम्बर में क्या होता है, क्या चीज़ कि इधर वाला साइड को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? दायां अलिंद। इधर वाला बायां अलिंद है, इधर वाला दायां निलय है, इधर वाला बायां निलय है। होता क्या चीज़ है कि यहाँ से अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से इस अलिंद में आता है, यानी दायां अलिंद में, ठीक है। और यहाँ से प्यूरीफाई होके जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक, फेफड़ा से, यहाँ से रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त इसमें आएगा, यानी कि आपका बायां निलय में। और बायां निलय से यहाँ पे क्या होता है कि एक छिद्र होता है, एक छिद्र के माध्यम से क्या होता है, क्या चीज़ कि इस निलय में आ जाता है, और निलय से पंप होते हैं, ठीक। यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी अशुद्ध रक्त इसमें नहीं रह पाता है, ठीक, यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें आ जाता है, यानी कि दाएं निलय में, और यहाँ से पंप होके फिर फेफड़ा के पास जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से हर काम जो है निलय के द्वारा हो रहा है, निलय पंप कर रहा है, ठीक। अगर फेफड़ा में अगर पूछेगा हृदय में कौन कर रहा है पंप करने का, तो निलय होना चाहिए ऐसे, ठीक, आंसर। लेकिन इसमें से सभी मतलब कि इनमें दिया कि फेफड़े द्वारा, अलिंदों द्वारा, तो अलिंद द्वारा नहीं होगा। हृदय में अगर पूछेगा कि किससे पंप होता है, तो निलय के द्वारा होना चाहिए सही आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन।
हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जो होता है मुकुलन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा में जो होता है क्या होता है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन क्या होता है, कैसे कि मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है और हाइड्रा के ऊपर इस तरह से मतलब कि हाइड्रा है, ठीक। और हाइड्रा में क्या होता है कि सबसे प्रथम बार छोटा उभार आता है, ठीक। उभार के बाद में फिर क्या होता है कि धीरे 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 करके, ठीक, सभी संरचना मूल संरचना के जैसे इसमें भी आ जाते हैं और यह शरीर से अलग हो जाता है। तो इस तरह के मतलब जनन जो होता है मुकुलन कहलाता है, तो मुकुलन हो जाएगा इसका सही आंसर। हाइड्रा में यह होता है। जनन संचालित रोग है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सब है, ठीक। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हो जाएगा, ठीक, करा कि बाह दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर, ठीक है। तो स्त्री केसर, पुंग केसर ये सब अंदर में होता है, ठीक है। दलपुंज, बाह दलपुंज, ये जो हो जाएगा इसका बाह दलपुंज हो जाएगा सही आंसर। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो देख लीजिए क्या होता है, क्या चीज़ कि आरबीसी जो होते हैं, ठीक, आरबीसी पर क्या होता है, क्या चीज़ कि कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और यह प्रोटीन जो है मान लीजिए कि इस तरह के एक ब्लड में देखा गया तो इस तरह के प्रोटीन पाए गए, ठीक, इस तरह के प्रोटीन पाए गए, ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर मान लीजिए कि हम दिखा देते हैं, ठीक। इसको हम नाम दे दिए कि ए, ठीक। और एक का ब्लड लिया गया जिसमें देखा गया, ठीक, कि इस तरह से अगर देखा गया, ठीक, इस तरह से ठीक, इस तरह से, ठीक है, इसको हम नाम दे दिए बी। होता है क्या चीज़, ठीक, कि जब ब्लड ग्रुप ए में कौन सा कह रहा है कि एंटीजन होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी पूछेगा तो उल्टी वाला बोलना है, एंटीजन बोलेगा तो वही बोलना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी, तो बी प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, बी प्रकार के एंटीबॉडी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो रक्त में इंसुलिन करता है, ग्लूकागाइन करता है, गैस्ट्रिन, सोमैस्ट्रो एस्ट्रेनिन ये भी करेगा, ठीक है। गैस्ट्रिन जो है ये नहीं करता है, ठीक। गैस्ट्रिन जो होता है नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन दिया है, जिबरेलिन सही आंसर हो जाएगा, ठीक। पादप वृद्धि हार्मोन है एक तरह का। हार्मोन स्रावित होते हैं, तो हार्मोन कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है, तो 3 जोड़ी होता है, ठीक, जिसको हमने नाम देते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैड्यूबुलर लार ग्रंथि, ठीक, और सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो होता है एक मेल हार्मोन है जो वृषण के द्वारा क्या होता है, वृषण के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक, यानी कि मेल हार्मोन इसका सही आंसर हो जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल, डार्विन, लेमार्क, खुराना, तो मेंडल जो है इसका प्रयोग किए थे मटर के पौधा के लिए, ठीक, प्रजनन के लिए। इस तरह से हमने यानी कि 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं मतलब आगे भी हम लोड करेंगे और इस तरह से सॉल्यूशन के साथ में। अब अतः इस वीडियो में अब इतना ही, और फेस आया कि वीडियो में अपलोड हो मतलब करेंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर जो छूट गया था, जो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर गंगा एक्शन प्लान, ठीक,
गंगा एक्शन प्लान का आपको हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, और बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक 1985 याद कर लीजिएगा, जीके तरह का क्वेश्चन था, इसलिए हम वो माइंड में ना ही रह पाया। तो इसी के साथ यह वीडियो, इसी के साथ यह आपका मतलब धन्यवाद। और यह वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। और किसी तरह का अगर मान लीजिए कि कोई गलत है, ठीक, कोई ऑप्शन का जवाब मैंने गलत दिया है तो आपको इसको कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। पूछिए कि ये आंसर का मतलब इसका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।